Hello, people. I am back with my first lecture, and that is about economies and economy. Before this video, I have posted a video related to the topics that I am going to teach under the head microeconomics. So, my first topic is economics and economy. So in this topic we will study about the basic definition of economics, that is what the economics is and what are the things that we need to study under economics. Then we will study about different subject that comes under economics, and that is microeconomics and macroeconomics. Microeconomics means इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल लेवल. मान लो कि आपका इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल मार्केट हो गई, so that is macroeconomics. Then we will study about macroeconomics. Macroeconomics होता है जब हम पूरे कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, दैट इज नोन एज macroeconomics. फिर हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके वाइटल कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे कि माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या चीजें आने वाली है और मैक्रोइकोनॉमिक्स में क्या चीजें आने वाली है. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं. ये पूरा ही एक थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है और कुछ नहीं है. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज विच यू विल स्टडी अंडर दिस सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज इकोनॉमिक्स. अब मान लो कि तुम लोगों को बोला जाए, तुम में से कोई एक लिया मैंने और मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास, तुम इस इंडिया के, इस दुनिया के, या फिर इस इंडिया के ले लेते हैं, इस इंडिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हो. तो अगर तुम्हें कुछ खरीदना, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा रिच हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पूरी दुनिया खरीद लो? ऑब्वियसली नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि तुम एक बार के लिए, मान लो कि पानी है, तुम एक बार खरीदोगे, 2 बार खरीदोगे, 3 बार खरीदोगे और तुम कंटिन्यूसली पानी ले रहे हो, वेस्ट के जा रहे हो, वेस्ट के जा रहे हो, वेस्ट के जा रहे हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उस टाइम के बाद तुम पानी को खरीद ही नहीं पाओगे ना. ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें तो पेट्रोलियम है. अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम सबसे ज्यादा रिच हो तो तुम कितना भी पेट्रोल खरीद सकते हो. अब तुम क्या करते हो, अपने आजकल के वैसे ही लोगों को जैसे बहुत ज्यादा शौक होती है, पेट्रोल लेते हो, उसका गाड़ी में भरते हो और गाड़ी में घूम के पूरे इंडिया में इधर उधर गाड़ी घुमाते हो और स्नैपचैट पे वीडियोस डालते हो. सो उसमें अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो कितना पेट्रोल वेस्ट होगा. और ऐसा तुम कितने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा. सो ये जो सारे मैटर्स है, अभी तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सोचो कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और सबको पेट्रोल यूज करना है, तो उनको किस तरीके से, कितने अमाउंट में कितना पेट्रोल मिलेगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी आती है इकोनॉमिक्स के अंडर. तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर. ये एक वो सब्जेक्ट है जो डील करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से. हमें रैशनल मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ती है रिसोर्सेज की? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल पेट्रोलियम. अब पेट्रोल है वो इंडस्ट्रीज में लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, गाड़ियों में लगता है, ऐसे ही मशीनों को चलाने में लगता है. सो जो पेट्रोलियम है वो एक रिसोर्स है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं. रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो अब एक रिसोर्सेज के जब इतने सारे यूजेस होंगे तो हमें उन्हें मैनेज तो करना पड़ेगा ही ना. अब मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कहाँ का, अगर आप पूरा का पूरा एक 100 रुपीज एक रेस्टोरेंट में जाके खत्म कर दो तो बाकी पूरे महीने क्या खाओगे? तो ऐसे ही आप 100 रुपीज को डिवाइड करोगे कि आज मैं इतने रुपए का खाऊंगा, कल उतने रुपए का खाऊंगा, तीसरे दिन उतने रुपए का खाऊंगा. तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर. मतलब कि रिसोर्सेज एक तो हमारे पास कम होते हैं और दूसरा रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं. इसकी वजह से हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है. तो इस मैनेजमेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो होता है इकोनॉमिक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. अब लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Economic problem is the problem of rational management of resources
और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? इसका मतलब ये है कि जो आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हो, यानी कि आप कैसे उनको यूज करते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हमें जो ये रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू डू दिस बिकॉज resources are scarce in nature and resources have alternate uses. अब आई थिंक डिफाइन लर्न करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बस इसमें 3 पॉइंट याद करने हैं और वो है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और वो क्यों करना है? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर एंड दे हैव ऑल्टरनेट यूजेस। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी रहेगी इकोनॉमिक्स को लेकर कि हमारा इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स पीपल? इट इज अ सब्जेक्ट मैटर, it is a subject matter that deals with the rational management of resources। अगेन इसमें यही पॉइंट है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को रैशनली मैनेज करते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो रैशनल मैनेजमेंट होती है ना इकोनॉमिक्स में, ये 2 लेवल पे होती है। इसके जो 2 लेवल हैं वो है एट माइक्रो लेवल और एक है एट मैक्रो लेवल। अब हमें 2 लेवल पे इसलिए मैनेज करना है, ये जो माइक्रो लेवल से कंसर्न है हमारा इकोनॉमिक्स वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो मैक्रो लेवल पे कंसर्न है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो लेवल पे हमें रिसोर्सेज को मैनेज इसलिए करना होता है क्योंकि इधर हमारी 2 एंटिटीज होती हैं, एक तो होता है कंज्यूमर्स और एक होता है प्रोड्यूसर्स। अब जो कंज्यूमर्स हैं उनका काम क्या होता है? अब आप लोग एक कंज्यूमर हो, आप एक मार्केट में जा रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास जो 100 रुपीज की इनकम है उसको आप इतने अच्छे से यूज करो कि वो रैशनली, मतलब एज एन आपकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है मान लो, तो उन 100 रुपीज में से आपको 50 के खाने हैं स्प्रिंग रोल्स और आपको 30 के खाने हैं मोमोज और फिर आपको 20 रुपीज के लिए पीनी है कोल्ड ड्रिंक। अब मान लो जो स्प्रिंग रोल्स वाले भैया हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए 60 के, तो अब आप या तो डिसाइड करोगे कि आप या तो मोमोज कम खाओ या फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक ना पियो या फिर कम पियो, या फिर आप देखोगे कि स्प्रिंग रोल्स को कम पियो। तो इन सब से आपको एक यूटिलिटी मिलती है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है सारे गुड्स कंज्यूम करने से। तो एक कंज्यूमर का क्या काम क्या होता है? ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब एक प्रोड्यूसर की नजरों से देखे जाए, प्रोड्यूसर की नजरों से देखें तो क्या होता है? वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहता है, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो इसमें क्या है कि अब मान लो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप एक आइसक्रीम बना रहे हो, आपका आइसक्रीम स्टोर है और स्टोर एज एन आपका रिटेल नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। चलो रिटेल भी ले लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो भी प्रोड्यूसर में काउंट कर लेते हैं हम अभी के लिए। तो आप क्या करोगे कि आप जो आइसक्रीम बना रहे हो उससे आपको प्रॉफिट्स मिले, तो जो प्रोड्यूसर है वो ये चेक करता है, वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि वो अपनी कॉस्ट क्या रखे, रेवेन्यू क्या रखे, एमआरपी क्या रखे, तो जो उसके प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब एट अ मैक्रो लेवल जो एक गवर्नमेंट होती है, जो मैक्रो लेवल होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि उनको क्या क्या मैक्सिमाइज करना है। तो इस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हम 2 चीजें मैक्सिमाइज करते हैं, एक तो मैक्सिमाइज द जीडीपी एंड मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। आपका जो जीडीपी है मैं उसकी डिफाइन साइड में लिख देती हूं। जो आपका जीडीपी होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमी में पूरे के पूरा प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जब हम सम करते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब इंडिया की जीडीपी करंटली एस्टिमेट हुई थी 4.9% पे, लेकिन ये जो कोरोना पैंडेमिक हुआ है इसके बाद जो जीडीपी है वो 2% से भी नीचे जा चुकी है, और इवन नेगेटिव फोरकास्ट की गई है बाय डिफरेंट एंटिटीज सच एज वर्ल्ड बैंक। तो दैट इज जीडीपी की कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा कंट्री को उतना ज्यादा फायदा होगा। तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज, दैट इज द जीडीपी। एंड जो सोशल वेलफेयर होता है आपका, इसके अंदर सोशल वेलफेयर, इसके अंदर आपकी आती है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब क्या है, अब कंट्री में प्रोडक्शन तो हो ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि जो कंट्री है उसके लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उनको एजुकेशन अच्छी मिले। सो ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर में आती है। और मैक्रो लेवल पे कंट्री और या फिर गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि वो अपनी जीडीपी मैक्सिमाइज कर सके और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके। जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट मतलब सम ऑफ एवरीथिंग, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर जो डील करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए। किस लेवल पे, दो लेवल पे, एट माइक्रो लेवल, एट मैक्रो लेवल। एट माइक्रो लेवल वो कैसे डील करता है कि मैक्सिमाइज कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए। और मैक्रो लेवल पे कैसे डील करता है कि जीडीपी मैक्सिमाइज हो जाए और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये जो दो डेफिनेशन है एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, और आपके ये 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है। मोर ओवर ये आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। So let's move to our next topic, and that is about the microeconomics and macroeconomics. So ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। I will request every one of you to make notes as I am writing, क्योंकि अगर आप बात के लिए छोड़ दोगे तो वर्क बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा and you won't be able to cope up with that. So अब देखो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको उसके वाइटल कंपोनेंट्स पढ़ा देती हूँ। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बेसिक है, मतलब ये माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। सो लेट मी स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ना, वैसे तो ऐसे ऊपर से बोलूँ तो 3 वाइटल कंपोनेंट्स हैं। अब मैं समझा देती हूँ आपको कि वो क्यों है। बाकी आप जब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स खत्म कर लोगे तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा लगेगा ये क्या ही था, ये हमने क्यों ही पढ़ा, क्योंकि जो मैं चीज़ें इनमें पढ़ाऊंगी वो आगे बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ स्टडी है आगे के चैप्टर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद people at individual level। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म आ गई आपकी, इंडिविजुअल कंज्यूमर आ गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आ गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री आ गई, इंडिविजुअल मार्केट आ गई। सो ये सारी चीजें हैं। आ गई का मतलब ये होता है कि देखो मैक्रो लेवल में क्या हम देखेंगे कि जो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वो इन सब लोगों के द्वारा फेस की जा रही हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 100 रुपये लेके मार्केट में जाओ कि क्या करना है उनका, कैसे स्पेंड करने हैं, तो ये आप एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब एक इंडिविजुअल फर्म है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी कि मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रखूँ, इनपुट कितने लगाऊँ उसमें, उसका एमआरपी क्या रखूँ, उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने डालूँ, और प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूँ। तो ये सब इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम्स हो गई। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर डील करते हैं। सो जब हम इन सब, इसमें 3 थियरीज आती है हमारी जो हमें पढ़नी है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी फर्स्ट थियरी है। अब देखो मार्केट में ना वैसे 3 चीजें होती हैं, एक होता है कंज्यूमर्स, एक होता है प्रोड्यूसर्स, और एक होती है हमारी गवर्नमेंट। अभी हम लोग लेके चलेंगे कि गवर्नमेंट का रोल अभी हम लोग ज्यादा नहीं दिखाएंगे, अभी हम बस ये 2 चीजें लेके चलेंगे, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम 2 ही चीजें पढ़ेंगे, एक है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर
इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे अपनी डिमांड जनरेट करता है, वो कैसे अपनी इनकम स्पेंड करता है, वो इसको हम ये भी बोलते हैं। और थ्योरी ऑफ डिमांड। अब इसके अलावा हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे और वो है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, कि जो एक प्रोड्यूसर है वो कैसे अपनी फर्म बनाता है, उसमें क्या क्या चॉइसेस रखता है। तो बेसिकली इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेट मी राइट इट। जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ सप्लाई। तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे। अब जब हमने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ लिया, हमने प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ लिया, तो हमारे पास एक नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइस थियरी। अब ये हमें अपनी डिमांड बताएगा, ये हमें बताएगा कि ये कितना मार्केट में सप्लाई कर रहा है। अब इन दोनों मार्केट फोर्सेस को मिला के एक थियरी बनेगी जिससे हमारा मार्केट में प्राइस आएगा। सो दैट इज द थियरी ऑफ प्राइस। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं और the theory of determination of price through interaction of supply demand forces। अब सप्लाई ऑफ डिमांड के फोर्सेस से जो हमारा एक प्राइस निकलेगा उसको बोलते हैं थियरी ऑफ प्राइस। ये जो सारी चीजें हैं ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, तो इसको बस दिमाग में रखना, ये इतना स्ट्रेस मत देना, एग्जाम में नहीं आती है। हमारी जो नेक्स्ट चीज है दैट इज रिलेटेड टू, हमारे जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अगेन इसमें भी 3 वाइटल कॉम्पोनेंट्स हैं। तो इसमें हमारी जो 3 वाइटल कंपोनेंट्स आएंगे, लेट मी राइट इट। जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। अब क्या होता है, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो होती है, मान लो कि टोटल हम लोग लेते हैं दिल्ली में टोटल 4 आइसक्रीम बेचने वाले बंदे हैं। तो एक बंदा 10 बेच रहा है, दूसरा बंदा 20 बेच रहा है, तीसरा बंदा 30 बेच रहा है, चौथा बंदा 40 बेच रहा है। तो जब हम इन चारों को कंबाइन कर देंगे एक एग्रीगेट सप्लाई आएगी, 100 आएगी। तो जो 100 आइसक्रीम बिक रही है दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे एग्रीगेट डिमांड है। अब आपका दोस्त शॉप पे जाता है और मांगता है 5 आइसक्रीम, आपका दूसरा दोस्त जाता है वो मांगता है 6 आइसक्रीम, तो टोटल डिमांड कितनी हुई आइसक्रीम की? 11 आइसक्रीम। तो इधर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है तो हम उसको कहते हैं थियरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या है इक्विलिब्रियम, मतलब दो चीजें जब इक्वल होती हैं। तो जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है तब हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। अब जो हमारी सेकेंड थियरी है, अब थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा तो थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम भी होगा। कभी कभी आप जैसे मार्केट में जाते हो कपड़े लेने, आपने बोला कि मेरे दोस्त ने ये वाली टी शर्ट ली थी, मुझे भी टी शर्ट चाहिए, लेकिन हो सकता है स्टोर में वो टी शर्ट ना हो, तो यानी कि उनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है टी शर्ट की। तो ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो जो हमारी अनदर चीज है वो है थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इसमें आपके 2 केसेस आते हैं, एक तो जब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। अब मेरी बात सुनो, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी, चलो ठीक है वो मैं बाद में बताती हूँ, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स के ऊपर है, बस अभी लिख देते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उस वीडियो में आपको वो चीज समझ आ जाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप एंड दिस कॉजेज डिफ्लेशनरी गैप। अब जो तीसरी चीज है वो इधर हम लाएंगे पिक्चर में अपनी गवर्नमेंट को।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली चीज़ें पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट रिलेटेड ही होंगी। तो अब जब डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो इस डिसइक्विलिब्रियम को इकोनॉमी में कौन ठीक करेगा? ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट करेगी। सो जो नेक्स्ट थियरी है वो है थियरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब इसमें इन डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत, गवर्नमेंट है हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब बहुत सारी पॉलिसीज निकालेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, देन आपकी आ गई फिस्कल पॉलिसी। जो आरबीआई पॉलिसीज निकालता है उनको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती हैं उनको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। देन देयर आर एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, बजटरी पॉलिसीज, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट वी विल फाउंड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये तो आपके हो गई कॉम्पोनेंट्स की बात और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। सो अभी के लिए इतना ही, इस वाले टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी साइट के साथ, अभी मैं बस समझा देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। थर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक, अब मैंने आपको इतने सारे कंपोनेंट्स बता दिए, इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन स्टिल हम लोग को याद करनी है ये चीज़ें, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, माइक्रो मतलब छोटा, ओके, स्मॉल। मैक्रो मतलब बड़ा, दैट इज बिग। सो अब क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट फर्स्ट हमारा जो डिफरेंस है उसका बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिस है वो है साइज। साइज में क्या होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इंडिविजुअल लेवल। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उन इश्यूज से डील करता है जो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे देखता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये समझाने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत जल्दी इसको पूरे को पूरे लर्न कर लोगे। सो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। ये हमारा डील करता है इंडिविजुअल लेवल पे, और जो हमारा ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के लेवल पे। सिर्फ एक बंदे की बात नहीं करता, एक मार्केट की बात नहीं करता, पूरे इकोनॉमी की बात करता है, पूरे इंडिया की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंड इशू है वो है प्राइस। प्राइस में क्या होता है, जो ये माइक्रो लेवल है इसमें हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ प्राइस, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो मार्केट के अंदर, एक छोटी सी मार्केट है, मान लो ये हमारी मार्केट है, तो इसके अंदर जो प्राइस है किसी चीज का वो कहाँ से आया। अब मान लो आप मार्केट जाते हो और आपको कोलगेट लेने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो कौन डिसाइड करता है 10 रुपए? ये हो सकता है, ये वैसे तो कोलगेट की मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन मान लो कि आप पेप्सोडेंट लेने जा रहे हो, पेप्सोडेंट जब आप पेप्सोडेंट लोगे वो है 20 रुपए की, तो ऑब्वियसली बात है आप कोलगेट ले लोगे क्योंकि वो सस्ती है। तो जब पेप्सोडेंट देखेगा कि कोलगेट के रेट सस्ते हैं उससे, तो वो भी कोशिश करेगा कि मेरे रेट कम हो। अब ऐसा तो है नहीं कि पेप्सोडेंट वो 20 की बेचेगा तो भी बिक जाएगी, क्योंकि सबके दोनों के फीचर्स सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना, क्वालिटी सेम है, फीचर सेम है, तो कोई महंगी क्यों लेगा, और लेंगे भी तो बहुत कम कंज्यूमर लेंगे तो उसका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो ये क्या होता है, मार्केट में ऑलरेडी एक प्राइस आता है, तो वो जो प्राइस है वो हम इधर डिस्कस करते हैं, दैट इज एक मार्केट का प्राइस, थियरी ऑफ प्राइस। इसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस हम देखते हैं इधर, इसलिए हम उसको थियरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। लेकिन जो मैक्रो लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको ये मतलब नहीं है कि मार्केट में प्राइस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको ये मतलब है कि जो मार्केट है उसमें कोई बेईमानी नहीं हो रही, उसमें इन्फ्लेशन नहीं आ रही, उसमें एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, उसमें जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, उनका सोशल वेलफेयर अच्छा नहीं है। वो बेसिकली एग्रीगेट आउटपुट पे जो ये गवर्नमेंट है उनका सिर्फ एक ही मैटर है कि एग्रीगेट आउटपुट कैसा है, मतलब उनकी जीडीपी कितनी है। एग्रीगेट आउटपुट इज अनदर नेम फॉर जीडीपी। अभी आप इस लेवल पे यही समझ सकते हो कि जीडीपी इज बेसिकली एग्रीगेट आउटपुट।
तो गवर्नमेंट को यही मतलब है कि जीडीपी हो कितनी रही है, जीडीपी कितनी आ रही है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सॉरी पीपल फॉर माई हैंड राइटिंग, मैंने एक बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखे हैं, उसमें आपको मेरी इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए सब कुछ मेंशन किया है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ये जो हेड्स है ये मैंने खुद बनाया है ताकि आपको ये सारी चीजें इजी रहे। जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अजम्पशंस। अब देखो, जब हम माइक्रो लेवल पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, 3 चीजें पढ़ेंगे हम उसमें। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेंगे, इकोनॉमिक्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि हमने मान लो हम लोग कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्राइस कैसे जनरेट होता है, मार्केट में प्राइस कैसे आता है, हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम उसको कांस्टेंट रखेंगे एक बार के लिए। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, एक एवरेज प्राइसेस होता है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई टूथपेस्ट 10 की है, कोई 20 की है, कोई 30 की है, कोई 40 है। तो अगर हम इनका एवरेज ले तो कितना आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 का एवरेज आएगा। यानी कि एवरेज प्राइस 25 हो रहा है इकोनॉमी में एक टूथपेस्ट का, नॉट कोलगेट, टूथपेस्ट का। तो ये होता है जनरल प्राइस लेवल कि एक पूरी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या है। तो अब अभी के लिए हम जनरल प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल पढ़ेंगे तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट रखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट, ये अपने आप वेरिएबल्स वगैरह वो मेरी नोट से देख लेना आप लोग। अब इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट अस अज्यूम एक पीस ऑफ केक है। सो इसका एक ये पीस है। अब मान लो कि इकोनॉमी में 10,000 रुपए आ रहे हैं, एक पूरी इकोनॉमी में 10,000 रुपए आ रहे हैं और 10,000 ही हमारे पास लोग हैं। तो अब ऐसा क्या कभी किसी इकोनॉमी में आपने ऐसा देखा है कि 10,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 रुपए आ रहे हैं तो सबको 1-1 रुपए मिल जाए और इक्वली डिवाइड हो जाए? नहीं होता है ना ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो टॉप 10% लोगों को 5,000 रुपए मिलेंगे और जो बॉटम 90% लोग हैं वो बाकी 5,000 में आपस में डिवाइड कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट दिस पीस ऑफ केक, मतलब जो 10% लोगों ने इतना ज्यादा पैसे खा रखे हैं, इतने ज्यादा पैसे हैं उनके पास, और जो बचे हुए 90% लोग हैं उनको सिर्फ इतना सा पीस ऑफ केक मिल रहा है। तो ये अनफेयर हो गया ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें पढ़ेंगे, यानी कि जब हम मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करेंगे या फिर हम लोग कंज्यूमर्स देखेंगे कि कैसे, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल कांस्टेंट है। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स। अब मैंने आपको पढ़ा दिया कंपोनेंट्स, तो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थियरी ऑफ प्राइस, ये तो इसके कंपोनेंट्स हो गए। इसमें क्या पढ़ाया, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, थियरी ऑफ इक्विलिब्रियम, थियरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, थियरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब देखो मैंने आपको ऐसे इसलिए लिख के बताया है ताकि मैं आपको इसका इजीली मेमोराइज करा सकूं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है और आपको ये बहुत अच्छे से लिखना होता है। देखो इसका हम लोग ले लेते हैं C, इसका हम लोग ले लेते हैं A, इसका हम लोग ले लेते हैं P और इसका हम लोग ले लेते हैं S। सो क्या बन गया, CAPS, कैप्स। सो कैप्स से आप याद कर लो, कंजम्पशन, कंपोनेंट्स, अजम्पशंस, प्राइस और साइज। तो इसको मेमोराइज करने का ये एक तरीका है। जब भी डिफरेंस ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसमें याद रखना साइड में है कैप्स, कंपोनेंट्स, अजम्पशंस, प्राइस और साइज। साइज में है इंडिविजुअल लेवल, इकोनॉमी के लेवल पे, प्राइस में है थियरी ऑफ प्राइस और इधर थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन आपका ए इज अजम्पशन, यानी कि माइक्रो में मैक्रो अजम्पशन, मैक्रो में माइक्रो अजम्पशन, वो कांस्टेंट, माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट। देन देयर इज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स तो अभी आपको आगे के इकोनॉमिक्स के चैप्टर बढ़ते बढ़ते याद हो जाएंगे। सो इस टॉपिक में हमारा बस इतना ही था। अब हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक। क्या था हमारा अगला टॉपिक,
हमारा अगला टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है. दैट इज इट, फोर्थ टॉपिक. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब जैसे इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच थे, माइक्रो और मैक्रो, ऐसे इकोनॉमिक्स के दो और ब्रांच होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. तो जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट्स होती है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है, आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से डील करते हो. मतलब कि आप ये देखते हो कि जो चीज थी वो क्यों थी, या जो चीज है वो क्यों है, या अगर ये होगी तो ये क्यों होगी. मतलब आप रीजनिंग के साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लेते हो. लेकिन जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है उसमें आप सिर्फ ओपिनियंस लेते हो. यानी कि इकोनॉमिक्स ये बता, इकोनॉमिस्ट जो आपके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी वो कौन है, मिसेस सीतारमन हो गई, मिसेस सीतारमन हो गई. देन आपके इससे पहले थे, आपके एक और इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन. दे आर अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट. एंड देन देयर वाज अरुण जेटली who died I think in 2019. So these are the economists. तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये अपनी ओपिनियंस देते हैं, जैसे कि what ought to be, मतलब होने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है. और मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो गई कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस साल 2% के रेट से बढ़ेगी. तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ये हमने बहुत ही एनालिसिस करके और वैसे हमने बनाया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2% से बढ़ेगी. जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है वो ये बताते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने एक एस्टिमेट दिया कि अगले साल पॉपुलेशन 4% से बढ़ सकती है. सो दैट इज व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस इकोनॉमिक्स. इस पूरे टॉपिक में बस इतना ही है. आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर डिफरेंस आ गया तो आपको बताना पड़ेगा. इनफैक्ट डिफाइन भी आ सकती है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो. अब ये आप मेरे साथ साथ लिख लेना, क्योंकि मैं आपके हैंड टू हैंड ये लिख रही हूँ. सो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन, फर्स्ट पॉइंट. सो इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू past, present and future. So ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करती है. लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, it deals with opinions. Related to economic issues और economic problems. तो जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें ये सिर्फ ये डील करता है कि जो इश्यूज हैं, जो इश्यूज आए हैं उनसे डील करता है. और ये डील करता है जो इश्यूज आए हैं उनकी ओपिनियन से, कि वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे नहीं आ सकते थे, क्या क्या चीज़ है. सो दैट इज व्हाट डील्स विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद ओपिनियंस. और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इट डील्स विद द इश्यूज. ये पूरे के पूरे इश्यूज से ही डील करती है. सो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर रिलेटेड टू
वॉट वॉज यानी कि जो था वो क्या था, वॉट इज क्या हो रहा है, क्या है अभी करेंटली, एंड वॉट वुड बी यानी कि क्या होगा इन अपकमिंग फ्यूचर. अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी. ऑट टू बी का मतलब हो गया कि जो है वो ऐसा शायद इसकी वजह से हो रहा है. सो दैट इज व्हाट इज ऑट टू बी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमारा एक एग्जाम्पल होगा कि somebody says population of India is more than the population of China. तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. चाहे ये गलत है लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. हम लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि चाइना अगर कोरोना से पहले चाइना की पॉपुलेशन थी 1.7 बिलियन लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.3 बिलियन. सो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स होती हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, ये सही भी हो सकते हैं और ये गलत भी हो सकते हैं, बट दे आर वेरीफाइबल. लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है इसमें आपका जैसे एग्जांपल आ गया, इफ समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, इट इज जस्ट एन ओपिनियन. आप ये नहीं देख सकते कि ये वेरीफाई नहीं कर सकते आप उसको कि वो सही है कि गलत है. आप बस ये देख सकते हो कि किसी ने आपको एक ओपिनियन दिया है कि ओल्ड एज पेंशन को रोक देना चाहिए. तो ये जो सारे इश्यूज, ये जो सारी ओपिनियंस है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. सो जो हमारा, लेट मी चेंज माई पेन. सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज अबाउट द ट्रूथफुलनेस. इसमें क्या हो गया, दे आर नॉट नेसेसरीली ट्रू और फॉल्स. दे आर नॉट नेसेसरी ट्रू, दे कैन बी ट्रू और फॉल्स. लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती हैं दे कैन नॉट बी टर्म्ड, दे कैन नॉट बी टर्म्ड as truth, true or false. They are just opinions. हम इनको टर्म ही नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या गलत है, इनमें सिर्फ ओपिनियंस होती हैं. सो जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द वेरीफाइबिलिटी. मतलब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो थियरीज हैं इसमें हमारे फैक्ट्स और फिगर्स आते हैं. फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया चाइना का. अभी किसी ने आके ऐसे ही, कुछ लोग होते हैं ठहाके मारने वाले, आके बोल दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, बट ऐसा है थोड़ी. ये आप तो ये लेकिन ये चीज तुम वेरीफाई कर सकते हो. सो दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल. लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट्स होती हैं यानी कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर नॉट वेरीफाइबल क्योंकि ओपिनियंस है. यू कैनॉट वेरीफाई एन ओपिनियन ना, वो तो किसी के दिमाग से आते हैं कि किसी ने बोल दिया कि पेंशन रोक दो तो रोक दो, तो उसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते. देन आपका एक लास्ट पॉइंट आता है. पहले मैं एक एग्जांपल लिख दूं, इसका भी पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन. अब मैं आपका एक एग्जांपल लिख देती हूँ एंड दैट इज इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर दैन चाइना. तो आप इस एग्जांपल से ऊपर के सारे कंफर्म कर सकते हो. क्या ये वेरीफाइबल है? हाँ बिल्कुल है, कि हम देख सकते हैं फैक्ट से कि इंडिया की पॉपुलेशन है चाइना से ज्यादा या नहीं है. ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी हम देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली फॉल्स है क्योंकि ये गलत आ रहा है पहले वेरीफाई करके. देन सेकंड पॉइंट था स्टेटमेंट्स, कि क्या है, व्हाट इज करंटली, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज गिविंग ना, कि अभी क्या है. सो दैट इज व्हाट इज. देन आपकी डिफाइन कि इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, ये इकोनॉमिक इश्यूज से डील कर रहा है. सो इस एग्जाम्पल में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप. देन इसका एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मेटिव एनालिसिस का. नॉर्मेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल हो गया कि ओल्ड एज पेंशंस शुड बी स्टॉप्ड. ये आपका हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. तो अब देखो क्या ये वेरीफाइबल है? क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो? ये फैक्ट ही नहीं है तो वेरीफाई कैसे होगा? तो दिस इज नॉट वेरीफाइबल. देन क्या आप इसको ये बोल सकते हो ये सच है या गलत है? आप बस ये बोल सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग ये जो
स्टेटमेंट है वो सही है या गलत, मतलब आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट क्या हमें पेंशन को रोक देना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये सच है या झूठ है, ये झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो देन दिस इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, क्या करना चाहिए। So that is an opinion. So this clarifies your second point. And the first point is it deals with opinion. So that definitely this is an opinion. So this was your positive and normative economics. अब बस आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है. So do you want to take a break before studying the next topic? I think yes you want to. तो pause करो और जाओ, मैं तो पढ़ाऊंगी क्योंकि. So हमारा जो next topic है that is टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. इवन उन लोगों को तो ज़्यादा मजा आएगा जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में और पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिसको इंटरेस्ट है. देखो अब हमारी होती है 3 तरह की इकोनॉमी. हमारी जो फर्स्ट टाइप की इकोनॉमी होती है दैट इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अभी मैं आपको इन सबके डिफाइन, आपको डेफिनेशन, डिफरेंस सब बताऊंगी, टेंशन मत लो, ये बहुत बड़ी क्लास होने वाली है इस टॉपिक की. द सेकेंड इज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. देन आपकी एक लास्ट तरह की इकोनॉमी होती है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट इज हमारी इंडिया, हमारा भारत महान, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है. सो देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर मैं आपके नोट्स में ट्रिक के साथ पूरा डिफरेंस अलग से बना के अच्छे से रख दूंगी. अभी लिखने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, आप उसमें से नोट डाउन कर लेना. सो जो सबसे पहली है वो आती है डेफिनेशन की बारी. जो कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, इसमें क्या होता है, ये सेंट्रली प्लान मतलब होता है गवर्नमेंट का एक तरह से, मतलब आप सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द सेंटर गवर्नमेंट. तो जब भी गवर्नमेंट को इकोनॉमी को पूरी तरीके से प्लान करती है तो वो होती है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल जब हमारा 1947 में जब हम वो हुए थे, आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो जो हमारी इकोनॉमी बनी थी तब क्या होता था, जो मेजर डिसीजंस होते थे रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, वो सब गवर्नमेंट लेती थी. तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 90% सेंट्रली प्लान थी. तब जब इंदिरा गांधी जी रूल करने आई थी तब मोस्टली ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी को सेट करनी है तो उनको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे. कोई भी एक आसानी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेट ही नहीं कर सकता. इवन जैसे अभी भी हम देखें तो अभी तो मिसेस सीतारमन ने बहुत सारी चीज़ें वो कर दी हैं, प्राइवेटाइज, ऑलमोस्ट हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने. लेकिन उससे पहले एक टाइम ऐसा था जब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी. जो गैस है आपके इंडियन, आपके जो घर में गैस आती है जिससे आप खाना बनाते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी. देन देयर वर वाटर रिसोर्सेज जिसको सिर्फ गवर्नमेंट देख सकती थी. देयर वर रेलवेज तो इनफैक्ट अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई है ढंग से, बट रेलवेज हो गया आपका, वो सिर्फ गवर्नमेंट देखती थी. तो जब कोई भी चीज को गवर्नमेंट प्लान करती है दैट इज नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, अब देखो अगर गवर्नमेंट है, अगर वो कोई काम करेगी तो वो यही देख के करेगी ना कि लोगों को बेस्ट मिले. वो लोगों का सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करती है. वो ये देखती है कि लोगों का मेंटल वेलबींग अच्छा हो, सबको इक्विटेबल, इक्वली सब में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये सब देखती है गवर्नमेंट. तो और एजुकेशन देखती है, हेल्थ देखती है. तो जो बेसिकली सेंट्रली प्लान में चीज़ें आती है ना, मैं एक बार लिख देती हूँ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है. इसमें जो काम करने के लिए जो मोटिवेशन होती है वो सोशल वेलफेयर से आती है कि हम सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करें. अब आपको डिफाइन बता दी मैंने इसकी. एक तो ये बता दिया कि वो मोटिवेट कैसे होते हैं, सोशल वेलफेयर में काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं. इसकी डिफाइन थी कि ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज करती है, कोई भी एक अथॉरिटी. यहाँ पे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज सब गवर्नमेंट देखती है. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि पब्लिक सेक्टर जो है
पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका मतलब एक तरह से ना इन लोगों ने क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट है, अब वो प्रोडक्शन करेगी, कंजम्पशन करेगी, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगी, इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करेगी, सेविंग्स डिटरमाइन करेगी। तो क्या हो गया, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, वही सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखता है, वो उसको डोमिनेट करता है। यानी कि इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। तो अब देखो, अब एक और चीज आ गई कि जब भी हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है, और उसके बाद हम एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं, यही हमने पढ़ा था ना। लेकिन जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखेंगे, उसमें हमारी ये थ्योरीज नहीं है, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमेशा जो प्राइस है गुड्स का, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड्स at what price the goods are to be sold in the market. So for example, आपकी रेलवे टिकट है, आप कभी भी देखो कि अगर, या चलो आप हॉस्पिटल्स का एग्जांपल लेते हैं, आप कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, सिंस इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी ना, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, जो फीस है वो कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट करके फिर एक डॉक्टर डिसाइड करता है अपने प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से, वो अलग मैटर है। लेकिन आप गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाओगे तो हमेशा देखोगे जो चीज की रेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1,000 रुपए है, वहां पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 30 रुपीज है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एम्स, दिस इज दी स्पेलिंग आई गेस। सो एम्स में हर चीज की कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन एम्स में फिर लाइनें भी बहुत लंबी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो है एक रीजनेबल रेट पे हर बंदे को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ओन्ड है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मार्केट में प्राइस किस पे लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज है, अब आप एयरप्लेन में जाओगे, एयरप्लेन इज अ प्राइवेटली ओन्ड ना, तो एयरप्लेन में जाओगे, मोस्टली एयरप्लेन्स अगर हम एयर इंडिया छोड़ दें तो एयर इंडिया के अलावा सारी प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, तो उसमें प्राइसेस बहुत हाई हैं। बट आप रेलवेज में जाओगे तो रेलवेज पूरी गवर्नमेंट है, चाहे वो राजधानी हो गई, आपकी शताब्दी हो गई, आपकी चेन्नई एक्सप्रेस हो गई, कोई भी है, वो सब गवर्नमेंटली ओन्ड है। तो जो गवर्नमेंट है वो प्राइस लाती है मार्केट में। सो ये आपके बेसिक चीजें थी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। एक और पॉइंट है जो रह गया, एंड दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्शन जो है कि मान लो एक न्यू प्रोडक्ट है, दैट इज दी सब्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिथीन। अब अगर प्राइवेट ओन्ड है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कोई भी एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी में इसको लेकर आ सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ओन्ड है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब मैं आपको इसी के साइड में समझा देती हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब देखो, हमारी जो नेक्स्ट चीज है दैट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहले चीज हमने सोशल वेलफेयर पढ़ा था इधर की, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में है उसमें जो मोटिव होता है बेसिकली वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। मार्केट इकोनॉमी होती है जहां पे सिर्फ हमारे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पूरी की पूरी मार्केट प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। तो इनका जो मोटिव होता है, इनका बेसिक मोटिव क्या होता है, दिस इज द टॉपिक मोटिव। तो इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो ये इनका प्रॉफिट है, ये इनका मोटिव होता है। अब इसमें हर चीज गवर्नमेंट चला रही थी, इसमें कौन चलाएगा, मार्केट फोर्सेस। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी, ये वाली थियोरी हमने पढ़ी थी, थियोरी ऑफ प्राइस, थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई एंड थियोरी ऑफ प्राइस। तो ये जो है, ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई, यहाँ पे हमारा प्राइस आता है। तो ये जो थियोरी ऑफ प्राइस है ये इस मार्केट के लिए है। यहाँ पे सारी प्राइवेट कंपनीज अपना अपना डिमांड, सारी प्राइवेट कंपनीज अपनी अपनी सप्लाई बताएंगी, सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स अपना अपना डिमांड बताएंगे। सो उसके बाद जो प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होगी
वो होगी मार्केट फोर्सेस के थ्रू, यानी कि इसमें सब कुछ मार्केट डिसाइड करती है, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब आपका थर्ड पॉइंट आ गया कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसमें सब कुछ प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करती है। अब इसमें जो प्राइस ऑफ द गुड था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइस ऑफ द गुड मार्केट में आएगा, लेकिन जो ये वाले इकोनॉमी है इसमें मार्केट डिटरमाइन करती है। अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, नोट्स में से पढ़ लेना। जो गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, इसमें मार्केट डिसाइड कि जो भी गुड है वो मार्केट में किस प्राइस पे आएगा। ये आप पढ़ोगे जब आपको डिमांड और सप्लाई समझ आ जाएगा ना, तब आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अभी भी अगर आप कोशिश करो थोड़ा सा समझने की, आप समझ पाओगे। देन इसमें जो एक्टिविटीज हैं सच एज प्रोडक्शन हो गया, आपका गुड्स हो गया, कि कौन कौन से गुड्स इकोनॉमी में आएंगे, क्या 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 प्रोडक्शन होगी, ये सब कुछ आपका जो होता है वो एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होता है। वो मतलब कि लेट मी एक्सप्लेन यू। इसमें जैसे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी ना क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, अब देखो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर बाजार गया लेने ऑयल, लेकिन ऑलिव ऑयल लेने गया वो मान लेते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में ऑलिव ऑयल आया ही नहीं है। लेट अस अज्यूम दिस, आ गया है वैसे तो, ये मत सोचना नहीं आया। तो उसको लोगों ने मस्टर्ड ऑयल दिया, उसको लोगों ने देसी घी दिया, लेकिन ऑलिव ऑयल नहीं दिया। तो अब क्या होगा, जब इसके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगेगा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है तो हम इसकी फैक्ट्री लगा लेते हैं। इसकी फैक्ट्री लगा लेंगे तो इंडिया में चल जाएगी, वो तो प्रॉफिट मिलेंगे खूब, क्योंकि ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री है और डिमांड भी है। तो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें कंज्यूमर का एक से होता है, मतलब वो डायरेक्टली जाके उनके मुंह पे नहीं बोलता मुझे ला के दो, मुझे प्रोड्यूस करके दो। वो जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स मार्केट में जाके कुछ कुछ चीजें मांगते हैं, तो प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि इसका प्रॉफिट है, वो फैक्ट्री लगाते हैं और फिर कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि जो कंज्यूमर्स होता है दे वर इन सोवरेन, दे बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो गुड है वो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता है कि जो मार्केट में गुड्स आएंगे वो गवर्नमेंट ही लाएगी और तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर अपनी चॉइस रख सकती है। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट मार्केट इकोनॉमी। अब जो हमारी लास्ट चीज है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। आपकी गवर्नमेंट भी आती है इसमें और आपकी प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं इसमें। सो अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो आपका मोटिव होगा, दे आर बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। आपके दोनों मोटिव इस वाली इकोनॉमी में आ जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखवाया था वो ये था कि जो मार्केट है वो कौन डोमिनेट करता है। इसमें कोई डोमिनेट नहीं करता, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये दोनों ही बंदे अपने इक्वल शेयर में होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने इधर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द कि कौन कौन उनको ले रहा है, मतलब कौन कौन मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, वो तो दोनों ही हो गए। एंड अब हम लोग पढ़ सकते हैं प्रोडक्शन के बारे में। अब जो इसमें गुड्स आएंगे वो कंज्यूमर के शेयर से भी आएंगे, लेकिन इसमें जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका, अब गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो पुअर लोग हैं उनको खाना कम रेट पे मिले, क्योंकि प्राइवेट लोग मतलब जो रिच लोग हैं वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको कम रेट पे मिले। तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी चीजें बनाती है कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो पुअर लोग हैं उनके पास खाना टाइम से पहुंच सके और सही अमाउंट में एट अ रीजनेबल प्राइस पहुंच सके। तो इसमें कंज्यूमर और प्राइवेट दोनों का रोल हो गया। प्राइवेट अपना अपना खाना बेचे जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो उनसे पीडीएस सिस्टम पे क्या बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम के थ्रू हर बंदे के पास एसेंशियल आइटम्स पहुंचा रही है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू आपका कि मार्केट में जो प्राइसेस है वो कौन कंट्रोल करता है, दोनों करते हैं। अब मान लो
जो मार्केट प्राइसेस हैं, मार्केट और द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड पीपल। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सप्लाई और डिमांड से मार्केट फोर्सेस तो डिटरमाइन, वो मार्केट फोर्सेस जो है वो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड तो डिटरमाइन कर ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी में। मान लो कि एक बंदा है वो 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच रहा है, तो अगर ये मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में तो वो कर देगा, लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इकोनॉमी नहीं है और मिक्स्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट इधर इंटरवीन करेगी। देयर इज एन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक मिनिमम प्राइस सील कर देगी, कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग एक दो कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट क्या है, प्राइस को बहुत कम कर देगी कि तुम अब इस रेट से ज्यादा तुम बेच ही नहीं सकते। उसने एक प्राइस लगा दिया, अब तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो तुम मार्केट से निकल जाओ, तुम कोई और चीज बेचो, लेकिन आप इतनी ज्यादा मोनोपोली क्रिएट यहाँ नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा आप अनरीजनेबल प्राइस उनसे नहीं ले सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज। मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। एंड सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर जो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से डील करता है। उसको ऐसा क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। देन हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सो मैंने आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन बताई इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप रैशनली मैनेज करते रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब कोई चीजें मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको हाथ के हाथ याद हो जाए वीडियो के साथ साथ। नाउ देयर इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डिफाइन आई। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट है जो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे डील करता है 2 लेवल पे, एट माइक्रो लेवल, एट मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे देयर आर 2 एंटिटीज, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट अपना जीडीपी मैक्सिमाइज करना चाहता है, सोशल वेलफेयर। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, ऐसा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, और मोस्टली आज की डेट में सारी इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज ही हैं। उसके बाद हमने पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 कॉम्पोनेंट्स है। एक तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। देन देयर इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसको हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। देन इन दोनों को मिला के एक थ्योरी ऑफ प्राइस बनती है जो मार्केट निकालता है, तो दैट इज द थ्योरी ऑफ प्राइस। देन आपका आ गया वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी 3 चीजें आ गई। एक तो इक्विलिब्रियम, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। When there is disequilibrium, जब एग्रीगेट डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, या सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। देन देयर इज द थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब जब डिसइक्विलिब्रियम होगा तो गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा बीच में इंटरवीन करके और उसको डिसइक्विलिब्रियम को सही करके इक्विलिब्रियम के स्टेट में लाने के लिए। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इसमें हमारी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, and there are n number of policies that we are going to study in this topic. I will teach you this when I will post the video of macroeconomics. अभी मैं पहले माइक्रोइकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस कंप्लीट कर लूंगी आप लोगों के लिए। आपको लगता है कि मुझे और कोई वीडियो देनी चाहिए आपको, तो मुझे प्लीज बताना। और इस वीडियो में अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या आपको पर्सनल नोट्स चाहिए, आपको वैसे तो मैं नोट्स डालूंगी सारे, बट अगर स्टिल आपको कोई और तरीके के नोट्स चाहिए, आपको उससे बेटर समझना है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पक्का आपको समझा दूंगी। देन हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो हमने इसके हेड्स बनाए थे कैप्स। कैप्स मतलब कंपोनेंट्स, असम्पशंस, प्राइस और साइज। अब याद रखना, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस एग्जाम में लिख रहे होगे तो प्लीज कंपोनेंट से स्टार्ट मत करना, एस से ही स्टार्ट करना, क्योंकि जब भी आप कोई डिफरेंस स्टार्ट करते हो पहले आप उसकी डिफाइन बताते हो, पहले आप उसके वाइटल कंपोनेंट्स नहीं बताते हो। हमेशा इसको उल्टा लिखना, CAPS SPAC। स्पैक लर्न कर लो, एक ही बात है। तो इसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी, वो मैं अभी वापस नहीं पढ़ाऊंगी, वो आप नोट से देखना, लिखना और आपको समझ आ जाएगी एक बार में। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड वाज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ये इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो इन इश्यूज से रिलेटेड ओपिनियन से डील करती है, कि जो इश्यूज हो रहे हैं उनको लेकर लोग क्या कह रहे हैं। जैसे हमारी मीडिया क्या कह रही है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारा सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या कह रहा है,
या फिर जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल लोग हैं हमारे, अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारा भी तो कोई से है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी डील विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस था जो मैंने आपको समझा दिया था, इसके मैंने हेड्स नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ है। सो आप एक बार इसको रीड कर लेना एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। देन द लास्ट टॉपिक दैट वी स्टडीज इज अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमीज। इसमें हमने 3 तरह की इकोनॉमीज पढ़ी थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी दैट इज द मार्केट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जब गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी होती है जब सब कुछ प्राइवेट देखता है, प्राइवेट एज इन मार्केट सब कुछ देखती है, इसमें गवर्नमेंट होती ही नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देन मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है और प्राइवेट इकोनॉमी भी होती है। तो अभी जो इंडिया है दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब लेकिन जो हमारी चाइना है दैट इज अ सेंट्रली ओन्ड, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कोई भी सिर्फ एक पार्टी होती है। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है जो सब कुछ देखती है उसके बारे में। तो जो चाइना है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी अभी तक तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ आई गेस मार्केट इकोनॉमी तो नहीं है। अगर मुझे कोई और एग्जाम्पल आया तो मैं ज़रूर लिख दूंगी नोट्स में। एंड दैट वॉज ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो और प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट दिखाओगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, और मैं और आगे वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, अच्छे से पढ़ना।